जानकारी। ये टॉपिक पहली बात तो बिल्कुल रटने जैसा नहीं है। फॉर्मूला वगैरह रटने पे कम दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं। फॉर्मूला वगैरह रटने पे कम दिमाग लगाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे समझने के ऊपर ज़्यादा इस पर फोकस करना हो। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या एक्चुअली में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा वेरी करता है कि क्वेश्चन का एक्चुअली में लैंग्वेज क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले ये समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन अगर इसमें अगर कायदे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपका आधा काम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अगर क्वेश्चन समझने में परेशानी हो गई, क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाए, पूछ कुछ और रहा है, आप कुछ और समझ लिए, तो फिर उसमें फिर गलतियाँ हो जाएगी, है ना। ये टॉपिक बहुत अलग टाइप का टॉपिक है, बाकी टॉपिक से काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और जो बोला जाए इसमें उस पर एकदम स्टिक रहना है, फोकस्ड रहना है। शुरुआत से एक्चुअली इस टॉपिक में आपको बहुत सिंसियर होकर रहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर तरीके से रहना पड़ेगा। सिंसियर इन द सेंस कि मतलब जो चीज़ें कही जाती है, जो चीज़ लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला वगैरह एवरीथिंग, क्योंकि सब अंडरस्टैंडिंग का गेम है। जितना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक उतना अच्छे से मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इस टॉपिक से लिंक्ड है दो टॉपिक, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर ढंग से समझ में आया तो प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं आएगा। दोनों इंटरलिंक टॉपिक है ना। और इस टॉपिक में अगर पढ़ने के लिए देखा जाए तो बहुत कुछ है ना, इसका विस्तार भी बहुत कुछ है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके काम का होगा, है ना। वैसे क्वेश्चन का इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, कुछ भी चीज़ इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी अपने आप में हर तरीके का चीज़ ये अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है इसमें। तो चलते हैं, देखते हैं, फॉर्मेट है, चीज़ों को समझते जाइए, करते जाइए, कहीं डाउट आए तुरंत पूछेंगे, है ना, अपने मन में नहीं रखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में डाउट पूछना बहुत ज़रूरी होगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा इस टॉपिक के अंदर। जैसे अगर इसमें बात करें, सबसे पहली बात एक चीज़ समझते हैं, जैसे अगर इसका मतलब इसमें करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं कि काउंटिंग करेंगे किसी भी चीज़ का, काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कुल कितने केसेस बनेंगे, है कि नहीं, काउंटिंग करना है। काउंटिंग किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो संख्या का हो सकता है, वर्ड का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो सकता है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, नंबर ऑफ डिविजर्स हो सकता है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो काउंटिंग किसी भी चीज़ का हो सकता है। काउंटिंग एक्चुअली में काउंटिंग करना है, लेकिन विदाउट एक्चुअली काउंटिंग करना है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, अब जैसे लेट सपोज दैट अगर टोटल पूछ लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने हैं, तो 3 डिजिट वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसे अगर काउंट करने चलेंगे तो सर पहला संख्या 100 है, फिर 101 है, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, नहीं चलेगा, 102 है, ऐसे करके चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। अब इसमें कुल कितनी संख्याएं हमने लिखी है, तो इसका काउंटिंग करेंगे, इसका काउंटिंग कर लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे तो काउंटिंग करेंगे तो 999 माइनस ऑफ 100 प्लस ऑफ 1 आएगा, है कि नहीं। 1000 माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 900 आंसर आएगा। ये तो दूसरा अल्टरनेट तरीका है, लेकिन जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो इसको हम अलग तरीके से डील करेंगे इसी सारी प्रॉब्लम को। तो मतलब कुल मिला के इस टॉपिक के अंदर हम काउंटिंग करना सीखेंगे, काउंटिंग, है ना, काउंटिंग कैसे करते हैं, तो उस चीज़ पे ऊपर फोकस रहेगा हमारा। तो चलिए, काउंटिंग करने का जो एक्चुअली प्रिंसिपल है वो सीखना है। अब ऐसे तो कुछ भी काउंट करने के लिए दे सकता है, इसका आंसर बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत बड़े बड़े लेकिन हम उसको फॉर्मूला के तहत जल्दी से हम आंसर निकाल लेंगे। तो यही करने वाले इस टॉपिक के अंदर। तो लेट सपोज दैट हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से अब हमें स्टार्ट करना है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले समझना है हमें इस चीज़ को। क्योंकि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फॉर्मूला आया तो क्यों आया, इस पे अगर हम ध्यान दे दिए ना तो मैथ वहीं पे समझ में आने लगता है चीज़ें। लोग डायरेक्ट हार्ड एंड फास्ट चाहिए होता है लोगों को। हार्ड एंड फास्ट के पीछे कितना मेहनत लगता है, कितनी सारी चीज़ें होती है, लोग उसको जानने का कभी चेष्टा ही नहीं करते। और यही कारण होता है कि कॉन्सेप्ट बढ़िया से बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ हर टॉपिक में लागू होता है, जिसमें हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना इनपुट डालेंगे, हर चीज़ों को बारीकियाँ से अगर बारीकी से समझेंगे तो डाउट ही नहीं रहेगा और कॉन्फिडेंस भी अच्छा उस टॉपिक के अंदर डेवलप होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ,
जैसे लेट्स सपोज दैट वाराणसी है ना, ये जो वाराणसी है, वाराणसी से लेट्स सपोज दैट दिल्ली जाना है ना। और वाराणसी से दिल्ली जाने के लिए बीच में मान लीजिए सपोज दैट कानपुर आ गया। अब कानपुर आ गया तो भी आपने जाने का जो रास्ता है, लेट्स सपोज दैट यहाँ से कानपुर जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है, और यहाँ से दिल्ली जाने के लेट्स सपोज दैट 2 रास्ते हैं। इस तरीके से बन रहा है कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम कुछ कुछ रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं 1, 2 और 3 है, इसका नाम ए और बी है। अब पूछ लिया जाए कि वाराणसी टू दिल्ली, किसी पर्सन को जाना ही है, वाराणसी टू दिल्ली जाना है, वाराणसी टू दिल्ली वाया कानपुर, कानपुर होते हुए जाना है, तो कुल कितने तरीके से जाएगा वो, कुल कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज, कितने रास्ते होंगे जाने के। तो अगर इस प्रोसेस को अगर हम स्टार्ट करें समझना, प्रोसेस को पूरा अच्छे तरीके से समझ लें। ऐसे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वाराणसी से स्टार्ट करते, पहले तो हमें कानपुर जाना होगा, फिर कानपुर से दिल्ली जाना होगा। तो वाराणसी से जब कानपुर जाएंगे तो या तो हम 1 को फॉलो करेंगे, या तो 2 को फॉलो करके जाएंगे, या तो हम सर 3 को फॉलो करके जाएंगे। तो यहाँ पहुँच गए हम कानपुर, है कि नहीं। अब हमारा काम ये है कि कानपुर से दिल्ली जाएंगे, तो या तो ए को फॉलो करते हुए जाएंगे, या तो हम बी को फॉलो करते हुए दिल्ली पहुँच गए। समझ में आ रहा है सबको। फिर सिमिलरली यहाँ से भी 2 रास्ते, ए या तो बी होगा, यहाँ से भी 2 रास्ते, या तो ए या तो बी होगा। तो कुल मिला के टोटल काउंटिंग देखें तो ये 2 है, यहाँ से भी 2 आएगा और यहाँ से भी 2 है। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें, सभी लोग समझ में आ रहा है। 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, मतलब 2 को हम कितनी 3 बार लिख रहे हैं। तो मतलब क्या हम इसको 3 × 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, = 6 आएगा। मतलब टोटल 6 तरीके से 6 रास्ते होंगे, 6 अलग अलग डिफरेंट वेज होंगे, जिससे कि हम वाराणसी से दिल्ली पहुंच सकते हैं। वो दिख रहा होगा सबको, जैसे पहला 1A 1B 2A 2B ऐसे करके 3A 3B, तो यही 6 रास्ते हैं, ये सबको दिख रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे फीलिंग हमें जनरेट हो रहा है। यहाँ पे फीलिंग क्या जनरेट हो रहा है, अगर हमें कोई काम करना है और किसी काम को छोटे छोटे हिस्से में अगर बांट पा रहे हैं हम, जैसे कोई बहुत बड़ा काम है, उसको अचीव करने के लिए बहुत छोटा छोटा काम करना पड़ रहा है, तो छोटे छोटे काम करने के जितने तरीके होंगे आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। लेकिन वो चीज़ क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव का ये होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यही है एक्चुअली इसका प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल। दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या है कि ये चीज़ ध्यान रखना है सभी लोगों को कि अगर कोई बहुत बड़ा काम है तो उसको हम कैसे करेंगे, हम कैसे करने जा रहे हैं, वो अचीव करना है। फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पहले ये फोकस करना है कि हम उस काम को कैसे अचीव करेंगे। बड़ा काम है तो छोटे छोटे काम को बांट लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे। और ये फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गया तो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, है ना। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए। जैसे लेट्स सपोज दैट कॉइन है, कॉइन को उछालते हैं ना, जैसे 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर, टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं, जैसे 2 कॉइन को टॉस किया गया, तो ठीक है सर, पहला कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। और दूसरे कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है टोटल आउटकम्स का जो एक्चुअली सबका सैम्पलिंग अगर करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसका मतलब 2 + 2 = में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 + 2 मतलब इसको 2 × 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अभी बताए कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में अगर कोई काम हो रहा है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही मल्टीप्लिकेशन का फीलिंग मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टकट ऑफ एडिशन, एडिशन का वो शॉर्टकट है। और सारे आउटकम्स को अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हेड सभी को दिख रहा है, यहाँ पे हेड है, फिर अगला क्या आएगा, हेड टेल आएगा, फिर अगला क्या आएगा, टेल हेड आएगा, फिर टेल आएगा। तो आउटकम्स का एक्चुअली और सैम्पल स्पेस, सारे आउटकम्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस, है ना, एच, फिर एच टेल, फिर अगला क्या है, टेल हेड, फिर अगला क्या है, टेल आया, है ना।
तो इस तरीके से हम टोटल सैंपल स्पेस को हम लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए 3 कॉइन को टॉस कर दिया गया, इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को अगर टॉस कर दिया जाए, टॉस्ड, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? सभी लोग बताइए, हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर? बताइए भैया, पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लॉजिक से ही बताइए। सभी लोग आंसर जवाब दीजिए, कुछ ना कुछ जवाब तो दे ही सकते हैं ना। पहले वाले में सर 2 ऑप्शन, या तो हेड या तो टेल, दूसरे में भी 2 ऑप्शन, तीसरे में भी 2। इसमें सिर्फ यही दिखाई देगा मल्टीप्लिकेशन। अगर ये टॉपिक आ गया तो फ्री फंड के नंबर मिलेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व होता है ये बहुत एडवांटेजियस वाला टॉपिक है, लेकिन अच्छे से आना भी चाहिए। ये 2 का क्यूब 8 आएगा। अब सारे आउटकम्स अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं। पहली बार उछाले या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर उछाल दिए या तो हेड आएगा टेल आएगा, फिर उछाल दिए हेड आएगा टेल आएगा, फिर एक बार उछाला जा रहा है, अच्छा ठीक है सर हेड टेल, फिर उछाल रहे या तो हेड या तो टेल, फिर उछाल रहे हेड टेल, फिर हेड टेल, ऐसे करके दिख रहा है ना ये। तो अगर सैंपल स्पेस को अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे हेड 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 आया पहली बार में, हेड 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 सबको दिख रहा है ना। फिर अगला जो है, अगला सर सैंपल स्पेस, इसमें हेड हेड टेल दिख रहा होगा, फिर अगला हेड टेल हेड दिख रहा होगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? हेड टेल टेल आएगा, है कि नहीं। फिर नीचे वाले में आ जाएंगे तो नीचे वाले में टेल हेड हेड आएगा सर, टेल हेड टेल आएगा, फिर टेल टेल हेड आएगा, फिर अगला टेल 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 आएगा। इसमें कोई आपत्ति है क्या? तो टोटल 8 दिख भी रहा है कि 8 क्या क्या आएंगे, है ना। अब ऐसे तो बहुत सारे होंगे कि हमेशा लिखने का जरूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। वहाँ पे जैसे पूछ लेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, जिसमें एग्जैक्टली 2 ही हेड आ रहे हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर इसमें 2 हेड आ रहे हैं, एक तो 2 हेड इसमें आ रहा है, और किस में आ रहा है? 2 हेड सर इसमें आ रहा है। तो 3 ऐसे केसेस हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई टोटल जितने आ रहे हैं, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है चीज़ें, है ना। तो यही चीज़ ध्यान रखना है। अगर n कॉइन को टॉस किया गया तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? अगर n कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ n कॉइन्स आर टॉस्ड, n कॉइन्स आर टॉस्ड, बताइए सभी लोग कितने होंगे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स, अभी हम फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो टोटल आउटकम्स अगर निकालेंगे तो पहले वाले के सर 2 ऑप्शन, पहला वाला कॉइन उछाले, फिर दूसरा उछाले, फिर तीसरा उछाले, फिर चौथा उछाले, ऐसे चलते जा रहा है। तो ये n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 raised to power n विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या हो तो बताइए। इसी प्रकार से जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल से इसमें ज़्यादा बात करूँगा। जैसे मान लेते एक सिनेमा हॉल है, दिस इज ए सिनेमा हॉल, है कि नहीं। ये कि सिनेमा हॉल है, इस तरीके से बना हुआ है। इसमें इधर से एंटर करने के लिए दिया हुआ है, एंटर करने के लिए होता है ना एंटर, और इधर से मान लीजिए एग्जिट गेट है, ये दिस इज एग्जिट गेट। तो एंटर करने के लिए मान लेते हैं इसमें कुछ गेट हैं, ऐसे करके गेट रहते हैं ना, गेट नंबर 1 2 3 ऐसे करके गेट बनाए रहते हैं बहुत सारे। और एग्जिट करने के लिए भी इसमें गेट हैं, इस तरीके से 3 गेट मान लेते हैं एग्जिट करने के लिए। एंटर करने के लिए 4 गेट, गेट पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 नंबर लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है। एग्जिट पे भी मान लीजिए 1 2 3 लिखा है कि नहीं। अब ये बोला जाए कि इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन एंटर द सिनेमा हॉल एंड एग्जिट द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में जाएगा और एग्जिट भी करेगा, तो कितने तरीके से करेगा बताइए। यहाँ पे अगर लिख दे क्वेश्चंस, अरे कैसे 2 to the power 3 कुछ भी कह रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन विल एंटर एंड एग्जिट सिनेमा हॉल, एंटर एंड एग्जिट सिनेमा हॉल। पहला पार्ट में मैं दे रहा हूँ, इसमें नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं पुट किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए। इसमें 2 काम हो गए ना आदमी का, एक काम तो हो गया एंटर करना, दूसरा काम हो गया एग्जिट करना। तो सर एंटर कितने तरीके से कर सकता है? सर एंटर ये कर सकता है 4 तरीके से, 4 गेट है ना। और एग्जिट सर 3 तरीके से बाहर आ सकता है। तो 4 × 3 12 आंसर आएगा ना। अब इसी में अगर थोड़ा सा कंडीशन पुटअप कर दे
कि एंटर एंड एग्जिट विद डिफरेंट नंबर गेट, एंटर एंड एग्जिट with different number gate, with different numbered gate, अलग अलग नंबर गेट जो है उससे एंटर एंड एग्जिट करता है। तो कैसे क्या होगा बताइए, सभी लोग बताइए। तो एंटर एंड एग्जिट विद डिफरेंट नंबर्ड गेट, तो पहला जो है आप सोच के देखिए, इसमें मतलब जो है 4 गेट हैं, समझिए। तो मान लेते हैं 4 गेट, जैसे गेट नंबर 1 से अगर वो एंटर किया है, गेट नंबर 1 से अगर एंटर किया है, तो क्या ये गेट नंबर 1 से बाहर आएगा? नहीं आएगा। वो गेट नंबर 2 या गेट नंबर 3 से बाहर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो इसका मतलब पहले हम एंटर करा देते हैं उसको, चलो भैया तुम एंटर कर लो, 4 तरीके से एंटर कर जाएगा, है कि नहीं। अब जो 4 तरीके से एंटर करेगा, तो एग्जिट करने के लिए क्या कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशन है यहाँ पे? सभी लोग सोच के बताइएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशन का मतलब अब यहाँ से समझ में आएगा। मतलब अगर 1 नंबर गेट से अगर घुसा है तो 2 ही ऑप्शन उसके लिए बाहर निकलने के। गेट नंबर 2 से भी घुसा है तो 2 छोड़ के 1 और 3 बचा है। गेट नंबर 3 से घुसा है तो 3 को छोड़ देंगे, 1 और 2 से बाहर निकले। लेकिन अगर गेट नंबर 4 से अगर वो एंटर किया होगा, तो उसके पास एग्जिट करने के कितने ऑप्शन है पता है सभी को? 3 ऑप्शन है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस का रिलेशन है ही नहीं। कॉरेस्पॉन्डेंस का रिलेशन उसको बोलते हैं, मतलब फॉर एन ईच एंड एवरी केस अगले वाले में उतने ही ऑप्शन होने चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है? क्या नहीं है। अगर हम कायदे से इसको देख रहे हैं, समझिए इस चीज़ को, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हम। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे? कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से मान लेते गेट नंबर 1 से गया, गेट नंबर 2 से गया होगा, या तो गेट नंबर 3 या तो गेट नंबर 4 से गया होगा। तो गेट नंबर 1 से अगर गया, एंटर किया, तो गेट नंबर 2 से बाहर निकलेगा या तो 3 से बाहर निकलेगा। सिमिलरली 2 से गया होगा तो 1 से या तो 3 से बाहर निकलेगा, 3 से गया होगा तो 1 या तो 2 से बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे, इससे तीनों ऑप्शन होंगे, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे ये जो है 2 ऑप्शन, इसके पास 2, इसके पास 2, और सर यहाँ पे 3 आ गया। तो टोटल ऐसे ऐड कर लेंगे तो टोटल कितने आएंगे? टोटल आएगा 2 + 2 + 4 और 6 6 3 9 आंसर आएगा। दिस विल बी 9 आंसर। बट कैसी को हम अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते थे, हम बोल रहे हैं कि सर बिना कंडीशन के तो टोटल केसेस निकालते, तो टोटल केसेस कितने थे? टोटल में से अगर वो घटा दें माइनस अनडिजायर्ड, जो हमें डिजायर्ड नहीं है, कितने केस ऐसे होंगे जो डिजायर्ड नहीं है? अरे सोच के बताओ ना। टोटल केसेस बिना किसी कंडीशन के तो 12 थे। अनडिजायर्ड केसेस में क्या आएगा? मतलब जब 1 से 1 नहीं चाहिए ना, 1 से एंटर 1 से एग्जिट, 2 2 नहीं चाहिए, 3 3 नहीं चाहिए, तो ये 3 केसेस टोटल में से घटा देंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? तो आंसर तो उतना ही आएगा ना, 9 आ जाएगा। इसमें क्या हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इस टाइप का भी बुद्धि लगाना पड़ जाएगा कई बार। इसमें पॉसिबिलिटी बहुत है, क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग प्रकार के। समझ में आया क्या सभी को? टोटल में से अनडिजायर्ड पार्ट जो है, जो हमें नहीं चाहिए, वो हटा दिया तो आंसर आ गया, है ना। चलिए और हम बात करते हैं, इस पर चर्चाएं बहुत करेंगे अभी हम। जैसे मान लीजिए एक सेट है कि नहीं। एक एग्जांपल ऐसे लेता हूँ कि एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है। ए सेट इज हैविंग n एलिमेंट, a set is having n elements। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, सभी लोग बताइए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्मूला वगैरह कहीं पे देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कि अगर सेट में, किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो 2 की पावर n होता है। सही है, कुछ याद है मतलब, है। कैसे आएगा ये? कैसे आता है 2 की पावर n? कभी सोचा है इसके ऊपर? नहीं सोचा है। तो यही चीज़ तो समझना है। यहाँ पे काउंटिंग जहाँ पे भी आएगा वहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो हम ऐसे समझ लेते हैं, समझिएगा इधर। जैसे सेट ए में n एलिमेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितने एलिमेंट्स है? सर ये n एलिमेंट्स है कि नहीं। अब हमें एक सेट बी बनाना है, मतलब एक घर तैयार करना है। समझिएगा इस चीज़ को। एक घर हमें बनाना है बी के लिए। उस घर में जो लोग रहेंगे
वो इसी के सदस्य होने वाले हैं, इसी में से होने वाले हैं, है कि नहीं? तभी तो उसका सबसेट कहलाएगा। अच्छा ये बताइए, 5 जो होता है, अगर इस घर में कोई भी एलिमेंट ना हो बी के घर में, तो क्या वो भी एक सबसेट कहलाएगा? नल सेट हो जाएगा ना। अगर पूरे एलिमेंट आ जाए बी के अंदर तो भी वो भी एक सबसेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा? अरे बिल्कुल कहलाएगा भैया, वो भी एक सबसेट होता है। नल सेट किसी भी सेट के लिए, नल सेट एंड सेट इटसेल्फ, नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर आल्सो द सबसेट्स, उसको भी सबसेट कहते हैं, है ना। जैसे तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे सबसेट होंगे। जैसे इसके घर में 1 आ गया, सिर्फ एक एलिमेंट आया 1, तो भी ये सबसेट होगा कि नहीं? अरे सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा, सबसेट कहते हैं किसको है, तो फीलिंग ही नहीं आएगा आपके अंदर कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो जैसे इसके अंदर 2 एलिमेंट 1, 2 भी रख देंगे तो भी सबसेट कहलाएगा, 3 एलिमेंट रख देंगे तो भी सबसेट कहलाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हर एलिमेंट से अगर पूछे, ऐसा एलिमेंट 1 के लिए अगर ऑप्शन देखे, तो व्हाट इज द ऑप्शन फॉर द एलिमेंट 1, अगर हम इससे पूछ ले कि भैया क्या तुम्हारा इच्छा है इस घर में जाने का, तो इसके पास क्या ऑप्शन होगा? 2 ऑप्शन होगा। या तो ये कहेगा हम इस घर में 1 विल एंटर इन द हाउस ऑफ बी और इट विल नॉट एंटर इन द हाउस ऑफ बी। तो ईच एलिमेंट विल हैव 2 ऑप्शंस, समझिएगा इसमें, ऐसे समझिए। ईच एलिमेंट will have 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन होंगे, है कि नहीं? 2 ऑप्शंस होंगे। पहला क्या होगा? इट विल एंटर इन हाउस ऑफ बी, या ऐसा होगा इट विल नॉट एंटर इन हाउस ऑफ बी। तो इसीलिए हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है। तो पहला एलिमेंट 1 से पूछे तो 2 ऑप्शन, दूसरे के पास भी 2 ऑप्शन, सारे एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे n टाइम्स। तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पे 2 की पावर n आंसर आ जाएगा। तो इसको याद रख लेना है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये आपको सेट थ्योरी में भी काम आएगा, है कि नहीं? डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्जाम में भी कि एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो बताइए सभी लोग, 2 की पावर n आंसर आएगा। इसका फीलिंग मैं समझा देता हूँ और थोड़ा अच्छे से। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेके और क्लियर कर देते हैं कि कैसे क्या हम कर रहे थे। एक्चुअली में एक सेट लेते हैं जिसमें 3 ही एलिमेंट है, 1 2 3। थोड़ा सेट थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? 1 2 3 है, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो ये 8 आएगा। तब ये 8 क्या आएगा, हम वो लिखने वाले हैं। तो लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा बताइए? सबसे छोटा सबसेट पहले से लिखना चालू करते हैं, मतलब नल सेट, ऐसे दिखाते हैं 5। उसके बाद एक एलिमेंट वाला, तो एक एलिमेंट वाला 1 आएगा सर, या तो 2 आएगा, या तो ये 3 होगा। एक एलिमेंट वाले हो गए। अब 2 एलिमेंट वाले ऐसे सबसेट लिखेंगे जिसमें 2 एलिमेंट आए होंगे। तो 2 एलिमेंट वाले या तो 1 2 रहा होगा, या तो 1 3 रहा होगा, या तो 2 3 रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब 3 एलिमेंट वाले, तो सर 1 2 3। अब 4 एलिमेंट वाले नहीं होंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट तो है ही नहीं सर यहाँ पे। तो टोटल काउंटिंग करिए कितने आ गए? 8 आया कि नहीं देवता लोग? ऊपर 4 है, नीचे 3 है और 1 है। 8 आया कि नहीं है? तो यही है एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये जो हम एक्चुअली विदाउट एक्चुअली में, अब एक तो तरीका है, बच्चा जिसको नहीं पता होगा ये फॉर्मूला, वो तो लिखेगा पूरा का पूरा सब कुछ लिखेगा, फिर काउंट करके बताएगा सर 8 आ रहे हैं। तो एक्चुअली में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वही कर रहे हैं ना, कि विदाउट एक्चुअली काउंटिंग आई एम काउंटिंग, विदाउट एक्चुअली डूइंग काउंटिंग आई एम काउंटिंग। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो यही चीज़ समझना है एक्चुअली में कि क्या फंडा अप्लाई किया जा रहा है। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग अभी हम डिस्कस कर रहे हैं,
यही इसका आधार है पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अगर ये चीज़ अगर ढंग से क्लियर हो गई फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, धीरे धीरे मज़ा आ जाएगा, मतलब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। लेकिन क्या है, इतना आसानी से नहीं आता, जितना दिखता है ये आसान ना, उतना आसान है नहीं। आपको अभी थोड़ा दिन में समझ में आएगा, जब क्वेश्चन वोश्चन लगाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि यार है इसमें कुछ बात तो है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो आ गया 8 के इक्वल आ गया इस केस में। अच्छा, पावर सेट का नाम सुने कभी सभी लोग? पावर सेट क्या होता है सेट थ्योरी के अंतर्गत? व्हाट इज कॉल्ड द पावर सेट? पावर सेट समझते हैं क्या होता है? एक एलिमेंट कम हो जाता है तो उसको पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट भैया, वो पावर सेट वो नहीं होता यार। पावर सेट यही जो सारे कलेक्शन, ये जो सबसेट्स आए ना, ये जो सबसेट आए हैं इसी का कलेक्शन एक नया सबसेट बना देंगे, एक सेट बना देंगे, उसी को पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट एक्चुअली में होता है, ये सब डेफिनेशन याद कर लीजिए सभी लोग। पावर सेट का मतलब होता है दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ऑल सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा ना उसी को पावर सेट बोलते हैं। तो जैसे पावर सेट ऑफ ए अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो सारे सबसेट्स का कलेक्शन कर देते हैं। सर ये 5 आया था, फिर ये 1 आया था, फिर समझ में आ रहा है ये 2 आया था, फिर ये 3 आया था, है कि नहीं? फिर 2 वाले आए थे, 1,2 आए थे, फिर 2,3 आए थे, फिर 3, ऐसे करके चलता जाएगा, है कि नहीं? फिर 2,3 आ जाएगा इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से ही आएगा। ये 1,3 होगा एक्चुअली, हाँ, तो ये हो जाएगा, है कि नहीं? और फिर 1,2,3 हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। प्रॉपर सबसेट में भी एक कम नहीं होता, 2 कम होता है। वो 5 और खुद सबसेट हटाने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट्स। नल सेट और सेट इटसेल्फ आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर हो जाएगा, है कि नहीं? इम्प्रॉपर, इस तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर प्रॉपर। चलिए खैर सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे, थोड़ा सा पढ़ा देंगे किसी कॉपचे में, किसी दिन एक आध लेक्चर लगेगा। कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है उसके अंदर, बहुत सिंपल है कि नहीं? तो चलिए आगे हम बात करें और चर्चाएं करें। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ये सभी को क्लियर हो पा रहा है क्या? पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना हमने अभी देख लिया है ना? तो चलिए सभी लोग आगे बढ़ा जाए। तो ये चीज़ तो हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे अब अपने पास ना 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है? इसका एग्जामिनी को, एन एग्जामिनी हैज़ टू आंसर, एन एग्जामिनी has to answer questions। सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट में बोल देते इफ he has to answer all question, if he has to answer all the questions, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। समझ में आ रहा है? इफ ही हैज टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो बताइए इस केस में क्या आंसर आएगा? अगर सारे क्वेश्चन का आंसर अगर देना होगा तो किस तरीके से वो देगा आंसर? 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो किस तरीके, कितने तरीके से वो आंसर दे सकता है? बताइए सभी लोग फील करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नहीं? और ट्रू फॉल्स है यहाँ पे, दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ फॉल्स। अब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए ये OMR है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है। अब भैया एक नादान बच्चा है, एकदम बिल्कुल बच्चा टाइप का है, उसको बोल दे चल तेरे को, उसको आप सही देना है या गलत देना उससे नहीं मतलब है, बस वो आंसर देगा सारे का। तो बताइए कि सभी लोग यहाँ पे आंसर वो कितने तरीके से दे सकता है? तो इस काम को हमें बांटना होगा। काम को बांटेंगे तो भैया करने जाएंगे हम खुद ही, अगर आंसर देने जाएंगे तो सर पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का आंसर, फिर चौथे का, फिर 5वें का, ऐसे ही चलेगा कार्यक्रम।
तो जब हम पहला क्वेश्चन का आंसर देने पहुंचेंगे, सभी लोग सोच के बताइएगा, तो कितने तरीके से हम आंसर कर सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। या तो ट्रू लगाएंगे या तो फॉल्स लगाएंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन टू वेज, या तो ट्रू या तो फॉल्स। फिर सेकंड जो होगा, सेकंड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन द सिमिलर मैनर, दो तरीके से। फिर से दो तरीका, फिर से दो तरीका, तो 2 × 2 आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा 2⁵ आएगा। 2⁵ मतलब कितना आ गया? 32। अब इसी में अगर पूछ ले कि हाउ मैनी विल बी इनकरेक्ट, हाउ मैनी आर इनकरेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी आर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट का मतलब अगर पूरा सही नहीं है, पाँचों के पाँचों अगर सही नहीं है तो इनकरेक्ट कहलाएगा। इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे इसमें से? सोच के बताइए। 27 होगा। अरे पांचों क्यों? मतलब पैटर्न तो एक ही कोई आंसर होगा ना। जब आपके हाथ में आंसर की थमाया जाएगा, आंसर की थमा जाए तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो हम बोल देते या तो सबके आंसर से ट्रू 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 और मान लो एक आंसर फॉल्स है, तो कोई एक ही पैटर्न सही होगा ना। नहीं समझ में आया? अरे हम कर क्या रहे हैं समझ में आ रहा है पहले सभी लोगों को कि व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग। तो जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बनाना, ये ट्रू 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 फॉल्स, तो ऐसे करके टोटल कितने पैटर्न्स बन सकते थे? 32 पैटर्न बन सकते थे। ऐसे आप बनाएंगे तो टोटल 32 आएगा निकल के। जैसे अगला हम पैटर्न बना दे सर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसे करके कुछ पैटर्न बना दे, ऐसे 32 पैटर्न बनेंगे। तो उसमें से सही आंसर की तो एक ही होगा ना कोई। नहीं समझ में आ रहा है क्या बात? सही आंसर कितना होगा? एक ही होगा सर। तो बाकी जो बचेंगे वो सब गलत नहीं हो जाएंगे? तो टोटल हमें पता है 32 है, तो उसमें से एक सही वाला अगर हटा देंगे तो 32 - 1 31 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 31 विल बी द आंसर, है कि नहीं? 31 आंसर आएगा इसका। कोई समस्या है क्या किसी को? तो ये चीज सोचना है इसमें। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं और आंसर क्या निकाल रहे हैं, दोनों में समानता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसी में ये क्वेश्चन कंडीशन हटा देते, इफ ही कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, if he can attempt any number of questions, any number of questions, any number of questions, कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, तो कितने तरीके से करेगा बताइए सभी लोग। इफ ही कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? बताइए सभी लोग बताइए। लगन ने भी किया है, वो हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं वो क्या किया है कि बोल रहे हैं सर 3-5 में से उसका मन कि एक भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट किया हो, 5C0। ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो तो सर 5C1, 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन के आंसर करने का कितना तरीका है? 2 तरीका है, तो सर 2⁵1। और 5C2 सर 2 क्वेश्चन किया हो तो 2 का स्क्वायर, ऐसे ना। फिर अगर 3 क्वेश्चन किया हो तो 5C3 2 का क्यूब, और 4 क्वेश्चन किया हो तो 5C4 2⁴, और 5 के 5 अगर किया हो तो 5C5 2⁵5। और यहाँ पे सर इसको भी 2⁵0 लिख लो तो कोई बुराई नहीं है। तो एक्चुअली में ये हमें दिखाई देगा, ये सर 1 + 2⁵5 का एक्सपांसन है, ये बाइनोमियल एक्सपांसन। अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के, तो ये 3⁵5 आएगा आंसर। तो लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है, इसको अभी अप्लाई नहीं करना था। चलिए आपने किया, आपको नॉलेज था पहले से, तो कोई बात नहीं, शुरू कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल से करें तो ऐसे समझिए ना, इस चीज़ को सीखना है एक्चुअली में, जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 1 को अगर हम करने जाएंगे, ऐसे समझिए, अब क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो अब अपने पास जैसे यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है, तो समझिएगा अब एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करने के एक्चुअली में 3 ऑप्शन है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या आ गया पता है सबको? एक एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं करना भी तो एक ऑप्शन है अपने आप में। नहीं समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ऑल द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 3 वेज। 3 तरीके से आंसर दे सकते हैं। क्या क्या 3 वेज होंगे? या तो ट्रू लगाएंगे, या तो फॉल्स, या तो नॉट टू अटेम्प्ट, नॉट टू अटेम्प्ट। तो इसीलिए जैसे पहले वाले के लिए 3 ऑप्शन है, इन द सिमिलर मैनर ऑल द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन 3 वेज। तो दैट्स वाई
3, पहला क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका, दूसरे का भी 3, सबका 3 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 3 की पावर 5 विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो ये आंसर होगा ना। और कोई समस्या? अरे समझ में आया सभी को कि नहीं आया समझ में? जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ अगर समझ गए तो मज़ा आ जाएगा, एकदम क्रांति आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही हो जा रहा है सारा क्वेश्चन, लेकिन वो फीलिंग धीरे धीरे जनरेट होगा, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम के साथ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा चलिए क्वेश्चन और करते हैं। कितने लोग देखें नंबर लॉक देखें? ये नंबर वाला जो लॉक होता है जिसमें रिंग लगे होते हैं, अरे सूटकेस वगैरह में नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता, सूटकेस में ऐसे रिंग टाइप का होता है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है नंबर वगैरह, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसमें नंबर लॉक लगा, इसमें नंबर वगैरह लिखा रहता है, ऐसे करके नहीं लिखा होता है ऊपर में, ऐसे 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 करके उसमें बना होता है, नहीं बना होता है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे करके ऐसे करके पूरा बना होता है उस पर नंबर लॉक में। कहाँ से कहाँ तक होता है? कहाँ 0 0 1 2 3 ऐसे इसमें रिंग होता है। पहले वाले में 3 रिंग, मान ले 3 रिंग का है, 4 रिंग का भी होता है, 5 का भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन तो कितना हायर सिक्योरिटी चाहते हैं आप, ऐसे करके होता है। फिर ऐसे करके इसमें भी 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। इसमें भी 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। तो 3 नंबर रिंग वाला लॉक है, 3 नंबर रिंग लॉक है, 3 रिंग लॉक्ड है, 3 रिंग्स लॉक है, 3 रिंग का लॉक है। अब जैसे कोई एक पासकोड बना देते हैं, तब मान लीजिए आप ही का है, अब भूल गए कोई पासकोड सेट किया, मान लीजिए आपने कुछ 1 2 3 कुछ भी सेट कर लिया हो, नहीं सेट करते हैं बीच में, मिडिल में आके सर सेट करते हैं, सबको मिडिल में आके अगर कुछ कर देते हैं, तीनों को एक कोई नंबर यहाँ पे जो भी हम लॉक रखना चाहते हैं, हम लॉक नंबर रखना चाहते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लाएंगे, तो वो हमारा लॉक बन जाएगा, लॉक नंबर। जब हम वापस से 1 2 3 को लाएंगे तो हमारा खुलेगा। तो मान लीजिए हम भूल गए, अचानक से सेट किए और भूल गए, तो मैक्सिमम टोटल कितना अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितने अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो सकते हैं इसको खोलने के लिए? इफ समवन फॉरगेट्स हिज लॉक, मतलब उसका जो लॉक नंबर है, लॉक नंबर फॉरगेट हो गया, तो मैक्सिमम हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स, मैक्सिमम हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, मैक्सिमम सभी लोग पार्टिसिपेट करिए इसमें, हाउ मेनी अनसक्सेसफुल attempt will be there to open the lock, will be there to open the lock। पता है कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट देयर टू मेक ए लॉक नंबर। जैसे यहाँ पे ये अपने पास ये 3 डिजिट का है, तो पहले वाले प्लेस पे, दूसरे वाले प्लेस पे, तीसरे वाले प्लेस पे टोटल पॉसिबिलिटी कितना बनता है? सर पहले वाले प्लेस पे यहाँ 0 से लेकर 9 तक डिजिट कितने होते हैं पहले ये बताइए सभी लोग, डिजिट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 0 1 2 3 4 5 9 नहीं 10 होता है, 0 भी एक डिजिट होता है भैया, 8 और 9 है कि नहीं, 10 डिजिट होते हैं। तो इस पहले टोटल हम देखें ना, टोटल पॉसिबल लॉक नंबर देखेंगे, टोटल पॉसिबल लॉक नंबर कितने होंगे। तो यहाँ पे इसके पास सर 10 ऑप्शन है पहले वाले के पास, तो दूसरे के पास भी सर 0 से लेकर 9 तक है तो 10 ऑप्शन है, तीसरे के पास भी 10 ऑप्शन है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 1000 आएगा। अब ये बताइए जो पासकोड होगा इसको ओपन करने का, वो पासकोड एक ही होगा कि बहुत सारे होंगे? एक ही होगा ना पासकोड। तो हम बोल रहे हैं तो जब पासकोड एक ही है तो टोटल बाकी जो जितने बचेंगे वो सब क्या होगा, पासकोड नहीं होगा। तो जब पासकोड नहीं होगा तो खुलेगा नहीं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए टोटल अनसक्सेसफुल जो हो जाएगा, टोटल अनसक्सेसफुल कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं, हम क्या क्या सब बातें कर रहे हैं? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे?
ये आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, घर में ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। तो वहाँ पे आप कहेंगे हम तो मैथमेटिशियन हैं, चलो तुमको बताते हैं टोटल कितनी बार करना पड़ेगा। 999 बार करना पड़ेगा मैक्सिमम। हो सकता है आप तो आपका मैक्सिमम है ये, आपका लक अच्छा हुआ तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर गेस वेस करके कुछ और करके लोग पहले भी खोल लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन टोटल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट जो अगर होंगे तो 999 आएगा। कुछ हजम ही नहीं हो रहा ये सब चीज़ें, क्या चल रहा है अजीब सा, नहीं कुछ खट्टा खट्टा लग रहा हो। कैसा लग रहा है सबको ये टॉपिक? लग रहा है कि मतलब हमारे हाथ में आ सकता है? आ सकता है, चलिए। नहीं नहीं, ये भरोसा बनाए रखिएगा सभी लोग, क्योंकि अगर जहाँ लगे तो मैं उस हिसाब से इसको फिर करूँगा ना, चीज़ें को बदलूँगा। तो ये चीज़ यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का स्टेटमेंट अब लिख रहा हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का स्टेटमेंट ये है। तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि इफ़ ए जॉब, कोई एक काम है, जॉब मतलब काम, कैन बी डन, क्या हो गया, इफ़ ए जॉब कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज, ठीक है, followed by which another job can be done in m different ways, can be done in m different ways से किया जा सकता है, ठीक है। कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज एंड फॉलोड बाय विच, और एक एक लाइन का मतलब होता है, एक एक वर्ड का मतलब होता है, एंड फॉलोड बाय विच देयर इज अनदर जॉब which can be done in p different ways, then all the jobs can be done in succession इन कितने तरीके से, m इंटू n इंटू पी वेज, सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो यही होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हम अभी तक करते आ रहे थे। यही सब तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, यही काम ही कर रहे थे, है कि नहीं? तो ये इसी पे आधारित ढेर क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन का कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई सीट वीट मिलेगा तो, लेकिन एक एक लाइन के होते हैं सारे के सारे, समझ में अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए बस। अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा नहीं है तो फिर तो मज़ा ही आया, फिर तो एकदम लगेगा कि इससे ख़राब टॉपिक तो कोई दुनिया में है ही नहीं। हाँ, ऐसा भी होगा। तो अब यहाँ से अगर बात करते हैं, ऐसे एक फ्लैग बनाना है, समझिएगा सभी लोग। एक फ्लैग क्रिएट करना है अपने को, ये है 3 कलर का फ्लैग है, 3 ने 4 बना दिया क्या, 1 2 3, 3 ही है, ठीक है। और कलर्स अवेलेबल है अपने पास, 5 कलर अवेलेबल है, कलर्स अवेलेबल है 5, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और वाइट, मान लीजिए 5 कलर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है, इसका फ्लैग का जो स्ट्रिप होना चाहिए, सभी लोग समझिएगा। पहला स्ट्रिप ये है सर, दूसरा स्ट्रिप ये है, तीसरा स्ट्रिप ये है। तो तीनों डिफरेंट स्ट्रिप के होने चाहिए, तीनों डिफरेंट स्ट्रिप के होने चाहिए। तो हाउ मैनी फ्लैग्स कैन बी जनरेटेड,
हाउ मेनी फ्लैग्स कैन बी generated ऑफ डिफरेंट स्ट्रिप्स। स्ट्रिप डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट स्ट्रिप्स। बताइए सभी लोग, बताइए आंसर क्या आएगा, एक लाइन में आंसर बता दीजिए। तो सर पहले वाले स्ट्रिप के लिए ऑप्शन देखने जाएंगे, तो पहले वाले स्ट्रिप के लिए कितने ऑप्शन होंगे सर? 5 ऑप्शन है, पाँचों में से कोई भी चूज कर सकते हैं ना, तो सर बिल्कुल 5। तो पहले वाले का काम खत्म। अब लेट सपोज दैट यहाँ पे सर रेड आ गया, तो क्या बाकी दोनों में रेड आएंगे? नहीं आएगा ना। तो बाकी दोनों में रेड को छोड़ के कुछ और भी आ सकता है, ये 4 आएंगे, तो बाकी अगले के लिए 4। लेट सपोज दैट यहाँ पे ब्लू आ गया, तो सर बाकी तीसरे के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना देगा? 60 आंसर देगा। कोई समस्या है क्या? तो दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या? तो ऐसे करके करते जाना है, इसमें कोई झमेला नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत फंडा एकदम क्लियर है कि अगर कोई काम करना है और काम को हम छोटे छोटे पार्ट में बांटे, छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे, और बस पहला काम को, दूसरे काम को, तीसरा काम को करने का जो तरीका सब है वो सब आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सब समझ में आ रहा ना? अच्छा, इन हाउ मेनी वेज 5 letter can be mailed in 4 letter boxes? 5 letter can be mailed in 4 letter boxes। बताइए आंसर क्या होगा? सोच के आराम से। चलो ठीक है, पहुंच जाए कैसे भी करके, उसके पास खबर पहुंच जाए, तो इसमें चुप मार के ज़्यादा फ्री फंड वाला सेवा यूज़ करता है कि नहीं? चलिए खैर, आजकल वैसे सबको जल्दी रहता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 5 लेटर है, तो हम जाएंगे चिट्ठी लेकर। अब लेटर 1 के लिए हम सोचेंगे कि यार ये 4 ठू है, तो चारों में से कोई किस में डाले, हमारा मन कर रहा है इसमें डाल दे, किस में डाल दे। तो मतलब लेटर 1 के लिए कितने ऑप्शन है? सभी लोग बताइए, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर फॉर लेटर 1? 4। दूसरे के लिए कितने हैं? 4। ऐसा कोई कसम थोड़े खाए हैं कि लेटर 1 अगर इसके अंदर डाल दिए तो लेटर 2 इसमें नहीं डालेंगे, डाल सकते हैं। तो सभी के लिए भैया 4 ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? पांचों के लिए 4 ऑप्शन है, तो ये 5 बार गुना होगा, 5 टाइम्स। तो आंसर जो आ जाएगा, ये आंसर 4 की पावर 5 आंसर आएगा, है कि नहीं? इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो फॉर्मूला रटने के चक्कर में पड़ता है ना, तो वो ही कंफ्यूज होता है कि 5 की पावर 4 की पावर 5। अबे तुम करोगे कैसे काम को, ये सोचो ना। ये बेसिक फंडा क्लियर करिए ना कि हाउ आई विल परफॉर्म द वर्क, तो बस हो गया, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा, वहीं समझ में आ जाएगा, वहीं पे डायलेमा सारा दूर हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे भी अगर कन्फ्यूज़न आए तो देखिए कैसे याद रखना है इस चीज़ को कि 5 की पावर 4 या 4 की पावर 5 होगा, तो लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। ये चीज़ देखें कि नहीं? एक ऐसे लाइफ में बता रहा हूँ, वैसे ही नॉर्मल एक सेंस में बता रहा हूँ कि लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहेगा। इससे क्या तात्पर्य है सर? इससे आप क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है। इसमें ले कौन रहा है सर? बॉक्स ले रहा है, तो बॉक्स की संख्याएं कितनी है यहाँ पे? 4 है, 4, 1 2 3 4, तो इसीलिए इसमें 4 नीचे और 5 ऊपर है ठीक है ना? तो जो भी लेने वाला होगा उसका हाथ नीचे रहेगा, मतलब वो नीचे की तरफ आएगा। तो इससे थोड़ा सा अगर मान लीजिए भूल भाल के एग्जाम में कन्फ्यूजन आए तो इसे दूर कर लेना भैया अपना। लेकिन ठीक है, फंडामेंटल फेल ले लेंगे कि मतलब सही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और कि ना बढ़े? आगे चला जाए। अभी तो सर, अभी तो इसमें बहुत कुछ है। अभी तो जैसे ये बताया ना
अब इसका एप्लीकेशन हम करके देखेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह चल रहा है, तो हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में भी, हल्का सा फैक्टोरियल के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें मजाक में बहुत कुछ तुरंत तुरंत होगा खटाखट, क्योंकि लिखना उखना ज़्यादा है नहीं, फैक्टोरियल समझना ज़्यादा है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो पता होगा ना सभी को, क्या होता है फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अगर लिखते हैं तो सर इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल्स कर देते हैं। तो मतलब एन फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एन माइनस ऑफ 1 इंटू एन, है कि नहीं। अब पर इसी में अगर देखा जाए, जैसे 0 फैक्टोरियल कोई बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसका चर्चा बाद में करते हैं। पहले 1 फैक्टोरियल मतलब एक ही बार गुना होगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 सर 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 तक गुना चलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 इंटू क्या तक 4 तक, यहाँ से यहाँ तक का गुना पता ही है, 6 गुने 4 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल हो क्या, 4 फैक्टोरियल गुने 5 लिख दे तो कोई बुराई है क्या, नहीं बुराई है सर, इसमें तो कोई दिक्कत क्या है। 24 गुने 5 120 हो जाएगा आंसर। अच्छा ठीक है। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है, 6 फैक्टोरियल को क्या सर हम ऐसा लिख दे 5 फैक्टोरियल गुणे 6 तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 गुणे 6 आंसर 720 आएगा। 7 फैक्टोरियल कितना आएगा जी सर, ये हो जाएगा आपका लो 6 फैक्टोरियल गुणे 7 हो जाएगा, मतलब 720 गुणे 7, तो ये आंसर जो आएगा 5040। यहाँ तक सबको घोट लेना है, घोट लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है। 6 फैक्टोरियल ये सब जितने वैल्यूज़ हैं, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू, 5 फैक्टोरियल का, अब इस समय दिमाग नहीं लगाना है कि हम सोच रहे कैलकुलेट कर लेंगे, गुना कर लेंगे सर, गुना उना कर लेंगे तो फिर आपका स्पीड रुकेगा वहीं पे, जो टाइम बचना चाहिए था वो टाइम आपका बचेगा नहीं। तो इसीलिए क्या है कि चीज़ों को याद करते चलना है, याद करते हुए चलना है, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए चीज़ें। जितना बेहतर तरीके से ये चीज़ें दिमाग में रहेगा फटाफट कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा, इतना फ्रिक्वेंटली कि मतलब क्या है कि बार बार हर जगह दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा। तो ये तो हो गया। आप साथ ही साथ अगर बात करें एन फैक्टोरियल को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सभी लोग देखिएगा, एन माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल इंटू एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई समस्या अगर हो तो बता दीजिए तुरंत। अगर इसमें एन का वैल्यू अगर 1 रख दे दोनों तरफ तो ये 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये 1 माइनस ऑफ 1 सर 0 फैक्टोरियल आएगा इंटू 1। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है ये 1 अपॉन में 1, आंसर 1 आ जाएगा। तो स्पेशली 0 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है ये याद रखना है, 1 के बराबर आएगा, है ना। अब इसमें अगर हम एन का वैल्यू यहीं पे अगर बात करें, चर्चाएं करें, तो क्या समझ में आ रहा है, एन का वैल्यू जैसे 0 रख सकते हैं क्या, इसमें एन का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं। एन का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे नॉट डिफाइंड टाइप से आ जाएगा, रख के देखिए। एन का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो समझिए 0 फैक्टोरियल बराबर 0 माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल इंटू 0, तो ये 0 माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0, इस तरीके से आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये नॉट डिफाइंड एक्चुअली में आएगा। तो इसलिए जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव, यहाँ पर नोट डाल के अगर लिखें एक चीज़, नोट डाल के, फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं रहेगा, समझना है। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 आएगा, निगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं रहेगा। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, है ना। एग्ज़ाम में पूछ सकता है आप लोग, जिस तरीके का एग्ज़ाम यही ऑप्शन एक बना देगा कि बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, -2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा। तो बेवकूफ़ों वाली बात कर देगा, अब लोग इधर उधर घूमते रहेंगे पगला की तरह।
लेकिन उसको दिमाग में ये चीज़ रहेगा ही नहीं कि निगेटिव इंटीजर के लिए फैक्टोरियल डिफाइन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बातें हो जाएगी ना, नॉनसेंस बातें हो जाएंगी। ये ध्यान रखिए, नॉनसेंस है ये, टोटली नॉनसेंस बात है, मतलब कोई डिफाइंड ही नहीं है ये, है कि नहीं, नॉनसेंस बात है भैया। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज टोटली नॉनसेंस। ड्राइंग वगैरह सब किए कि नहीं आप लोग बचपन में सभी लोग? अरे करवाते होंगे बच्चों को, आए नहीं करवाते? अरे करवाया करिए, उससे सही रहता है ना, बढ़िया रहता है। आप लोग भी जब टीचिंग वीचिंग करते हैं तो इसे थोड़ा बहुत बना दिया करिए, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें हिट करें। ऐसे कुछ भी बना दीजिए थोड़ा सा कि हाँ, जब भी नोट्स वोट देखे चाहे कहीं पे ऐसा कुछ बताया था, ये इस तरीके की बातें है कि नहीं, दिमाग में रहता है। तो ये सब नॉनसेंस बातें हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये तो हो गया। फिर एक रिजल्ट है इसी से एसोसिएटेड, जैसे 2n फैक्टोरियल का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 2n माइनस 1 तक जाएगा। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। ये रिजल्ट को याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ बताइए, हेलो क्या कुछ कह रहे थे? ये प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, ये याद रखना है सभी लोग। रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है, डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, यही पूछ लेगा, ये फॉर्मूला ही पूछ लेगा, है ना। तो ये कैसे आता है, इस चीज़ को समझते हैं, कैसे आएगा ये, इसका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे आएगा सर? बहुत आसानी से आ जाएगा। 2n फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे चलेगा मल्टीप्लिकेशन। और ये सर कहाँ तक चलेगा? 2n माइनस 1 इंटू 2n तक चलेगा, है कि नहीं। अब इसमें समझिएगा सभी लोग, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये यहाँ तक 2n है कि नहीं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो 2 4 6 है सबको एक तरफ कर लेते हैं, 2 4 6 8 और अप टू कहाँ तक 2n तक एक तरफ कर लेते हैं, और फिर जो बाकी ऑड नंबर बच रहे हैं उसको अलग कर लेते हैं, 1 3 5 अप टू कहाँ तक 2n माइनस 1 तक, ये सब सारे ऑड नंबर को अलग कर दी, क्योंकि ऑड में 2 का मल्टीपल आएगा नहीं। अब इसमें से देखें तो सर 1 2 बाहर आएगा, इसमें से भी 1 2 2, सब में से 2 2 अगर बाहर खींच ले तो कितनी बार 2 आएगा, 2 की पावर n आ जाएगा, और अंदर में जो बचेगा सर 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 4 n तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू दिस इज मल्टीप्लीकेशन इज 2n माइनस 1, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। ये तो सर n फैक्टोरियल ही हो गया, है कि नहीं। दैट्स वाई दिस आंसर विल स्विच टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, दिस इज 2n माइनस ऑफ 1 तक जाएगा, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। कोई समस्या है क्या किसी को इसमें? अरे हाँ कि ना बताइए। कुछ समझ उमझ में नहीं आ रहा ना, ये सब क्या बातें चल रही, याद रखना है इस रिजल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए मैं इस रिजल्ट के सहारे एक चीज़ करने वाला हूँ, एक चीज़ को हम समझते हैं फिर और भी हाँ ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे अगर ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, जैसे फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, दिस इज फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा। मतलब समझ रहे कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब इस 100 फैक्टोरियल जो है बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है सर 1 2 3 से लेके आप गुणा करते जा रहे हो, कहाँ तक गुणा करने वाले हो आप, 100 तक गुणा करने वाले हो। तो हम ये कह रहे हैं कि सर 2 इसमें भी आएगा, 2 किस में आएगा सर, 4 में भी आएगा, और 4 में तो सर एक बार नहीं 2 बार आएगा, 2 का पावर 2 आएगा, इसमें 2 का पावर 1 आ रहा है, 6 में भी आएगा, 7 नहीं फिर 8 में भी आ जाएगा, इसमें 100 में भी है। ऐसे ऐसे करके जितने 2 के पावर जिस जिस में आएंगे सबको सर हमें ऐड करना है। तो ऐसे सर हम थक जाएंगे करते करते। तो यहाँ पर भी तो एक काउंटिंग ही है कि 2 का कितना पावर, 100 फैक्टोरियल का जब वैल्यू लिखेंगे तो हाउ मेनी पावर्स और एक्सपोनेंट 2 का घात कितना दिखेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। नंबर कितना दिखेगा, 2 की संख्याएं कितनी होंगी इसमें,
तो ये भी तो एक अपने आप में काउंटिंग ही है। तो जो फॉर्मूला भी ऊपर पढ़े हैं हम अभी उसके सहारे इस चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जैसे ये 100 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो 100 फैक्टोरियल को हम सर ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 2 इंटू 50 फैक्टोरियल। अरे सच्ची सच्ची बात है कि नहीं? सच्ची बात है। 2 की पावर 50 हो जाएगा और ये 50 फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो सर प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सर ये 50 फैक्टोरियल, फिर बोल रहा है कि हमें फिर फॉर्मूला लगाओ। अभी हम ख़त्म थोड़े हो गए हैं कि 2 की पावर 50 आंसर नहीं आएगा। ये बोल रहा है सर 50 फैक्टोरियल को हम फिर से 2 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 25 और यहाँ 25 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, फिर से ऑड नंबर आ जाए, POO लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे ये 25 फैक्टोरियल फिर बोल रहा है कि हमारे अंदर भी बहुत 2 पड़े हुए हैं सर, बाहर निकालो, लेकिन 2n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा, 25 इसमें से हटाना होगा तब जाके लगेगा। तो ये दोनों पावर को ऐड कर दे रहे हैं, 2 की पावर 50 प्लस 25। अभी जोड़ नहीं रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो एक्सपर्ट हैं, 50 प्लस 25 75 होता है, हम 75 लिखेंगे। हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें समझाना है कुछ। यहाँ पे 24 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पे इंटू 25 फिर से प्रोडक्ट ऑफ POO में जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑड में जाएगा। अब यहाँ पे 24 फैक्टोरियल फिर फॉर्मूला लग जाएगा। तो 50 प्लस 25 और 24 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल है कि नहीं, और 12 फैक्टोरियल, और फिर से प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर आएगा, है कि नहीं, POO। अब समझिए इस चीज़ को, ये जो 12 फैक्टोरियल है, ये जो 12 फैक्टोरियल है, इस 12 फैक्टोरियल को फिर से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 की पावर 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 और ये 6 फैक्टोरियल, ऐसा करके आएगा, इनटू फिर से प्रोडक्ट ऑफ POO आएगा। आप भी सोच रहे हो सर आप कब तक टाइम पास करने वाले हो, पहले ये बता दो। 25 प्लस 12 प्लस 6, फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो ये 3 आएगा, फिर से ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, POO आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑड्स। तो 3 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा जी? 6। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 6 होता है क्या? एक ही बार आएगा तब? नहीं, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस ऑफ 1 और इंटू इधर POO चला गया, हो गया, कहानी खत्म। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? इस सबको जोड़ जाड़ के ये जो पावर्स लिखे हुए हैं, कितना एक्सपोनेंट आ गए? एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आ गया देवता लोग, बताइए। अभी बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे। हाँ, जोड़ जाड़ पा रहे हैं? नहीं, 97 आंसर आएगा, है कि नहीं? अब इसका फॉर्मूला जो आएगा, एक्चुअली में फॉर्मूला क्या आएगा? तो हम इतना मेहनत क्या हर बार करेंगे? नहीं करेंगे, हर बार नहीं करेंगे। जब भी एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर निकालना हो n फैक्टोरियल में, यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। आप शॉर्टकट जो आप लोग खोजते रहते हैं हमेशा, शॉर्टकट कुछ मिल जाता तो वही हमारे जीवन को अच्छा लगेगा, लेकिन क्या कहें। चलिए, फॉर्मूला ये है कि एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर P, एनी, ऐसे लिखता हूँ ज़्यादा सही है, एनी प्राइम नंबर P इन n फैक्टोरियल में प्राइम नंबर P का एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज n/P का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम का सुने हैं क्या कभी बाकी लोग? ये n/P स्क्वायर, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर n/P क्यूब, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे ही चलता जाएगा। वो तब तक चलेगा जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। निगेटिव तो होगा नहीं इसका वैल्यू। तो इतना काम ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पता है क्या सभी को? नहीं पता है तो जान लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब ये होता है सर इसके अंदर कोई भी डालेंगे वैल्यू तो ये इंटीजर आंसर देता है। और इंटीजर कौन सा इंटीजर आंसर देगा? लेस देन और इक्वल टू x आंसर देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x लिखा रहता है। कभी भी अगर पढ़ेंगे पूरा कंप्लीटली तो समझ में आ जाएगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 लिखना हो तो देख लीजिए 0.5 यहाँ पे आएगा, कहाँ 0 और 1 के बीच में। तो हमेशा एरो इधर की तरफ घूमेगा, लेफ्ट साइड की तरफ।
लेफ्ट साइड की तरफ सबसे नियरेस्ट जो इंटीजर होगा दैट इज द आंसर, 0 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.99 कितना आएगा? 0.99 भले 1 के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.01 पूछ ले, हाँ अब वो 1 से अधिक हो चुका है, तो इसका एरो घूमेगा इधर की तरफ ही, 1 पे आएगा, है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.5 अगर पूछ ले तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। समझ में आ रहा है क्या कुछ भी हम क्या सब बात कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.5 कितना आएगा सर? 9 आएगा। और 9.99 कितना आएगा सर? 999। सर हमारा 10 लिखने का मन कर रहा है इसको तो, लेकिन नहीं, जो मैथमेटिकली होता है वही लिखेंगे, 9 होता है आंसर। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। अच्छा सर, इस फॉर्मूले को आपने अभी तो जो बोला है उसको एप्लीकेशन तो बताया नहीं, तभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे एनी प्राइम नंबर पी, प्राइम नंबर पी, तो सर प्राइम नंबर पी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। फॉर्मूला सिर्फ प्राइम नंबर के लिए लगता है, लोग भूल जाते हैं बाद में कि हाँ सर प्राइम नंबर किसी में भी लगा देते हैं, 6 वो दे देंगे उसमें भी निकालें। जैसे ये क्वेश्चन था और ऊपर वाला नहीं क्वेश्चन था, एक्सपोनेंट ऑफ क्या था बताइए सभी लोग? एक्सपोनेंट ऑफ, अरे क्या था देवता लोग? 2 इन 100 फैक्टोरियल, यही था ना? क्या 2 प्राइम नंबर होता है क्या? अरे 2 प्राइम नंबर होता है कि नहीं? अच्छा, सबसे छोटा यही होता है ना? बहुत सही। अच्छा, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सही है, सब लोग एकदम अपडेटेड है, क्या बात है, टनाटन हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। ओनली इवन प्राइम नंबर ना? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब लगाते हैं सर, 100 में 2 से भाग दीजिए सभी लोग। 100 में 2 से भाग देने आता है क्या? 50 आएगा ना? फिर 50 में 2 से भाग दीजिए, 25, 25, फिर 25 में 2 से भाग दीजिए, 12.5। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 12। फिर 12 में 2 से भाग दीजिए, 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 में 2 से भाग देंगे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब इंटीग्रल पार्ट ले लेना है, बाकी 1 में 2 से भाग देंगे 0 आएगा। तो आगे चलना, आगे तो 0 0 ही आता रहेगा, तो बस यही आंसर 97 आ जाएगा। तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? बताइए, इतना जो आपने ये सब दिया है, दिमाग में दर्द दिया पहले, ये जो आपने इतना इतना ये सब क्या क्या कर रहे थे, हम उस बीच में तो सर सो रहे थे। बहुत सही, डाउट कहाँ ये ना 25 फैक्टोरियल को ये लिखा ना हमने, 25 फैक्टोरियल बराबर 25 गुणे 24 फैक्टोरियल। तो 25 एक ऑड नंबर है, तो ऑड में प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर में चला गया, वो इधर चला गया, इसमें इसके अंदर समा गया, ये समंदर है, ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ। अब जैसे एक्सपोनेंट ऑफ, अगर ये पूछ ले एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या होगा इन 100 फैक्टोरियल, क्या तुरंत निकाल देंगे कि नहीं? क्या आएगा सभी लोग बताइए तो, जल्दी से बता दीजिए। 3 से 100 में भाग दीजिए, 33 आएगा। 30 में 3 से भाग दीजिए, 11 आएगा। 11 में 3 से भाग दो, 3 आएगा। 3 में 3 से भाग देंगे, 1 आएगा। बस हो गया, खत्म। जोर जाड़ दीजिए, जोर जोर पा रहे हैं? हाँ सर, यही चाहिए था हमको। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, बताइए बताइए। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल कितना आएगा? सर हम भागे नहीं दे पा रहे हैं सर। 20 आएगा। 20 में 4, 4 में सर 0, तो 24 आंसर आएगा, है कि नहीं? अच्छा ये पूछ ले, हाउ मेनी जीरोज, हाउ मेनी जीरोज, जीरोज को एक और बोलते हैं सिफर्स, नाम जानते हैं? साइफर्स, साइफर, सिफर्स। जीरो को अब कौन से लैंग्वेज में बोलते हैं हमको नहीं पता, सिर्फ कहीं पे ये भी लिखा जाता है।
zeros will be there at the end of 100 फैक्टोरियल। क्या होगा आंसर? 11 होगा आंसर। सोच विचार के जवाब दीजिए डी कुमार जी। हम जो चीज़ पहले सब जीरो भी चालू हो जाएगा, बहुत ढेर सारे जीरो कुछ क्या कितने होंगे हमको नहीं पता, वही एक्चुअली पूछा गया है। तो हम बोल रहे जीरो का निर्माण करता कौन है? जीरो का निर्माण सर 10 करता है। 10 कैसे बनता है? 10 का निर्माण होता है सर 2 और 5 से। हम ये तो जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ब्रेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को। तो हम ये बोल रहे हैं कितने 2 और कितने 5 है, ये 100 के अंदर, 100 फैक्टोरियल के अंदर अगर उसका पता लगा लिया जाए तो हम ये बोल रहे हैं कि कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए, अभी ऊपर निकाला ना हमने, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना निकाला था? बताइए सभी लोग, 97। और एक्सपोनेंट ऑफ कितना? एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना निकाला था? 24। तो मतलब 2 का जो मात्रा अवेलेबल है 97 और 5 का मात्रा अवेलेबल है 24। तो कितने 2 और कितने 5 मिल पाएंगे आपस में? सर जो ज़्यादा है वो तो ऑब्वियस सी बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो कम है उससे ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का ना एक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, नाम सुने कभी? सर केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ाते, हम लोग गणित के टीचर हैं। लिमिटिंग रिएजेंट होता है कॉन्सेप्ट, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ मजे के लिए। जैसे ए और बी मिल के प्रोडक्ट सी बना रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए ए बहुत मात्रा में है लेकिन बी जल्दी ख़त्म हो गया, तो मतलब पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड कर जाएगा? बी पे डिपेंड कर जाएगा ना। तो वही बात है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जो कम मात्रा में होता है। तो 5 का मात्रा 24 ही है और 2 97, तो 2 बहुत ज़्यादा हो के भी क्या कर लेगा भाई? जीरो बनाने के लिए तो 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए ना। तो इसीलिए जो इसका आंसर है, आंसर एक्सपोनेंट ऑफ 5 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ 5 के बराबर हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो आंसर हो जाएगा 24 जीरो आएगा। मतलब इतना बड़ा नंबर होगा कि उसके लास्ट में 24 जीरो दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्वेश्चन ही बन सकते हैं, तो इसमें घबराने की आवश्यकता है क्या किसी को? अब इसी में अगर पूछ लेता कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, सभी लोग सोच विचार के कायदे से जवाब दीजिएगा कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 21 इन 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल में 21 का कितना एक्सपोनेंट होगा? चलिए जल्दी से बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन सभी लोग जवाब सही सही दीजिएगा। अब इसमें अगर बात करें तो सर 21 जो होता है, 21 का कैसे बनता है? 21 तो प्राइम नंबर तो है नहीं सर। 21 बनता है कैसे सर? 3 × 7 से बनता है। तो इसका मतलब देखो, तीन एक छोटा नंबर है, तो 3 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, होने का फ्रीक्वेंसी होने इसके, जैसे 3 में भी आएगा, 6 में आएगा, 9 में दिखेगा, लेकिन 7 का फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो 7 का एक्सपोनेंट एक्चुअली कम होगा, है कि नहीं? तो हम एक्सपोनेंट ऑफ 7 निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। बाकी क्यों निकालें? एक्सपोनेंट ऑफ 7 आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ 7 अगर निकालेंगे तो 1000 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग दीजिए सभी लोग। 13 × 91, 14 × 98, तो 14 तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि भाग दें हम इधर साइड में, तो ये आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा? एक पहले बार में जब भाग देंगे 1000 में, इधर मैं भाग देता हूँ, ठीक है? 1000 से भाग देता हूँ 1000 में, तो ये 14 से भाग दे दिया, 98 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, 0 आ गया, है कि नहीं? तो ये हो गया सर कितना? 20 आ गया, तो 2 से लग जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है कि नहीं? 142 आएगा, 142 आ गया। फिर प्लस 142 में फिर से 7 से भाग देंगे
तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 20 से लगेगा, है कि नहीं। फिर 20 में फिर से भाग देंगे तो 2 आएगा, अब भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा 164 विल बी द आंसर, इज द आंसर, है कि नहीं। कर लेंगे ना, ये सब चीज़ में दिक्कत नहीं ना होगा। अब फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया हमने, रूट लेवल का कॉन्सेप्ट बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बाकी हम करेंगे, इस पर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। अभी तो हम खैर फैक्टोरियल के बारे में आज हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा, उसको समझा, और फिर उसके बाद फैक्टोरियल के बारे में कुछ बातें हमने देखा, और बाकी हम करेंगे नंबर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी वाले कुछ प्रॉब्लम वगैरह, फिर ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम वगैरह धीरे धीरे जब हम सिलेक्शन वगैरह करना सीख जाएंगे, हाउ टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद फिर हम सीख जाएंगे कई सारी चीज़ें, है कि नहीं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत कुछ निकालना भी सीखेंगे आगे चल के। तो चलिए हम बाकी की चर्चाएं हम कल करते हैं, और किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, बाकी हम सभा या तो समाप्त करें।